हेलो बच्चों, हमने आई वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आज हम इस लेक्चर में कुछ नेचुरल इवेंट्स के बारे में जानेंगे, वो क्यों हो रही है, उनके पीछे का लॉजिक क्या है। नेचुरल इवेंट्स जैसे आपने रेनबो देखा ही होगा, इंद्रधनुष, आकाश का रंग ब्लू होता है, ब्लू स्काई, नीला रंग। उसके अलावा सुबह और शाम के टाइम कुछ रेडिश टाइप होता है, रेड रेड जैसा होता है। वो सब क्यों होता है? कई बार आपने देखा होगा, अगर आपके घरों के अंदर जो लाइट आ रही होती है, उस लाइट का पाथ विजिबल होता है। कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। समझेंगे क्यों? ठीक है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं। जैसे अगर आप कभी देखते हो, तारे हैं वो टिमटिमाते हुए, टिमटिमाते मतलब ट्विंकल कर रहे हैं, ऐसे कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये ऐसे होते हैं। आपने देखा होगा कि सड़क है, सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है, लेकिन पानी नहीं होता है, वास्तविकता में नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि सड़क के ऊपर पानी भरा। गर्मियों के दिनों में देखना तो आपको बहुत सी जगह ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है, लगेगा। ये सारे इवेंट्स क्या हैं और इनके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले अपन ये जानने की कोशिश करते हैं, हम सन से जो लाइट आ रही है उसमें कलर कितने हैं। तो सबसे पहले न्यूटन ने इन सब के बारे में जानने की कोशिश की, उनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी। तो न्यूटन हर जगह, आप इसमें लीजिए, अब जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो तो न्यूटन तो हर जगह है ही है। उसके अलावा साइंस में तो है ही, मैथ में भी कैलकुलस जो है उन्हीं की देन। चलिए, तो अपन थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, या मतलब न्यूटन ने जो जानने का प्रयास किया वो किसके माध्यम से किया, कैसे किया। उससे पहले मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूँ कुछ चीज़ों को, ताकि आपको ठीक तरीके से वो समझ में आए कि वो करने क्या कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, उनको तो अभी कुछ आइडिया नहीं है कि इसमें बेसिकली कलर कितने हैं, लेकिन आज के समय में अपन को पता है कि उसमें 7 कलर है। यस और नो? तो अपन को वो चीज समझ में जल्दी आ जाएगी। न्यूटन को तो पहली बार कर रहा है ना, वो तो उसको तो कम समझ में आएगा कि कितने कलर हैं। अब हम तुक्के से तो नहीं कर सकते ना, एक्सपेरिमेंट कर करके देखेगा वो, तब पता लगेगा। चलिए, तो जो हमें चीजें दिखाई देती हैं, मान लेते हैं कि जैसे आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई पेड़ है, कोई पेड़ हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी टाइप का, ठीक है, ये लो पेड़ है बढ़िया सा। तो ये क्या, यहां से आपको इसके पत्ते कैसे दिखाई दे रहे हैं? ग्रीन, हरे रंग के दिखाई दे रहे होते हैं। हरे ही क्यों दिखाई दिए? कुछ और रंग के भी दिखाई दे सकते थे, है कि नहीं? इंडिगो दिखाई दे सकता था, ब्लू दिखाई दे सकता था, रेड दिखाई दे सकता है, लेकिन ग्रीन दिखाई दिया। ग्रीन ही क्यों दिखाई दिया? मैं इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक बताना चाहूंगा। देखिए, अपने जो सन से लाइट आ रही है उसमें टोटल 7 कलर है। वो 7 कलर को अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और उसका नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। नाम इस तरीके से याद कर लीजिए, VIBGYOR, विबजोर, विबजोर भी बोलते हैं कुछ लोग। तो हिंदी में भी आप याद कर सकते हो, जैसे बैंगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला, हरा, पीला, और ये नारंगी, एंड ये लाल, ठीक है। विबजोर अलग अलग है, इन सातों को आपको याद करना ही है। अब ये सातों कलर आ रहे हैं किसमें? सन की लाइट में। और इनको ही क्या बोलते हैं अपन? व्हाइट लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। तो जब भी मैं बोलूं कि व्हाइट लाइट, तो इसका मतलब समझ जाना कि इसमें कितने कलर आ रहे हैं? 7 के 7 कलर आ रहे हैं। अब जाओ, यहां पर ये पत्ता है, मान लेते हैं कि ये पत्ता है, ठीक है ना। और इस पत्ते ने क्या किया भाई? इस सातों कलर को क्या किया? ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। लेकिन जब वापस फेंक रहा था, जब वापस फेंका, तो इसने सिर्फ और सिर्फ एक कलर को फेंका, और उसका नाम क्या है? ग्रीन। किस कलर को वापस फेंक दिया इसने? एक तरीके से नहीं रखा अपने पास, वो है ग्रीन। यानी ग्रीन से इसको नफरत है कुल मिलाकर, तो ग्रीन को अपने पास नहीं रखेगा। तो जो चीज हमें जैसी दिखाई दे रही है, जिस कलर की दिखाई दे रही है, बेसिकली उस चीज के अंदर उसी रंग की कमी है। तो इसमें सातों के सातों आ रहे थे, 6 तो यहां रह गए, एक फेंक दिया, कौन सा? हरे वाला, तो हमें वो चीज हरी दिखाई दे रही है। आपको मेरी टी शर्ट का कलर येलो दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली वो लाइट जो आ रही है उसने सब अपने पास रख लिया, लेकिन एक रंग को फेंक दिया, वो है येलो, इसलिए ये येलो दिखाई दे रही है। तो कलर मोटा मोटा कैसे दिखाई देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो बात अपन को समझ में आ रही है। देखिए, न्यूटन ने जो अरेंजमेंट किया वो प्रिज्म से, क्या मतलब ग्लास का एक शेप बनाई उन्होंने, और उन्होंने उनको क्या किया, देखा कि हाँ ये अलग अलग कलर में डिवाइड हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कितने कलर में डिवाइड हो रहा है वो ठीक तरीके से पता नहीं लग पा रहा है। अगर आज भी आप प्रिज्म लेके बैठोगे सनलाइट को और स्कैटर कराने की कोशिश करोगे, ठीक है ना, अभी पढ़ेंगे अपन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसको कराने की कोशिश करोगे, तो आप ठीक तरीके से सातों के सातों नहीं दिख पाएंगे, आपको कलर दिख जाएंगे। तो ये 7 वाला आइडिया आया कहां से न्यूटन सर के दिमाग में, वो अपन थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज का जो पहला इवेंट है, वो इवेंट बोल दूं या फिर ऐसा कह दूं
कि एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए प्रिज्म है, ठीक है ना, उस प्रिज्म से क्या क्या हो सकता है वो चीज अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली जो चीज है वो है प्रिज्म, ठीक है ना। हाँ, पहले प्रिज्म समझ लेते हैं, उसके बाद अपन समझ लेंगे किसको, रेनबो और इन सब चीजों को। ठीक है जी, ठीक है भैया। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म देखिए ग्लास का एक टुकड़ा होता है मान लीजिए, लेकिन कैसा होता कैसा है वो समझने का प्रयास करते हैं। मान लो कि एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, और इस ट्राइंगल शेप में मैंने क्या काटा, एक ग्लास का बहुत ही पतला सा टुकड़ा है, ठीक है ना। अब क्या किया, इसके ऊपर एक और रख दिया, फिर इसके ऊपर एक और रख दिया, फिर इसके ऊपर एक और एक और एक और एक और ये क्या हुआ, यहां तक आ गया, ऐसा मान लो यहां तक आ गया। तो जो प्रिज्म होता है ना भैया, वो सिर्फ ऐसा नहीं होता, वो तो इसके ये वाला सामने वाला फेस है जो ट्राइंगल वाला दिख रहा है, उसके अलावा भी उसमें फेस होते हैं। तो उसके पीछे की साइड में अगर आप उसका 3D में बनाना चाहो डायग्राम तो बनाया जा सकता है। मैं थोड़ा बनाने का प्रयास करता हूं। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको सामने से जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ इतना ही पार्ट है, जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है वो इतना ही पार्ट है। उसके अलावा भी तो फेस है। आपको देखो ये जो आपको फेस दिखाई दे रहा है वो कैसा फेस है सर? रेक्टेंगल टाइप का। जी हाँ, बिल्कुल रेक्टेंगल है। एक ट्राइंगल आपको पीछे दिख रहा होगा, जी सर। एक नीचे ट्राइंगल है, एक इधर भी ट्राइंगल है। हाँ, तो ये क्या है? ट्राइंगल नहीं, रेक्टेंगल। देखो ये वाला जो, ये तो हो गया ट्राइंगल, ठीक है ना, और ये वाला जो पार्ट है वो कैसा हो गया? रेक्टेंगल। तो इसके वो पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप सामने से देखोगे तो कैसे दिखाई दीजिएगा आपको? तो इसका प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं, और वो कैसा दिखाई दे रहा है? ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अपन बनाएंगे इसको ऐसा ही, लेकिन वास्तविकता में ये ऐसा होता है। ओके, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, कैसा होता है एक्चुअल में ऐसा होता है। इसी से ट्राई किया था। अब इसे ट्राई किया, क्या किया, कैसे नहीं किया, वो सारा अपन समझते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये ग्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है जो ट्राइंगल शेप में होता है। ट्राइंगल नहीं होता, पीछे साइड में पिरामिड टाइप का होगा एक तरीके से, ठीक है सर। ओके, ये है आपका प्रिज्म, ये हो गया प्रिज्म। अब देखिए आपकी इंसिडेंट रे होगी और एक क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी। इसके अंदर रिफ्रेक्शन दो बार होगा। कोई चीज अंदर घुसेगी, एक बार तो यहां पर रिफ्रेक्शन देगा, एक बार यहां हो सकता है यहां दिखाई दे जाए, एक बार यहां रिफ्लेक्शन होगा, दो बार हो सकता है। क्या दो बार से ज्यादा भी पॉसिबल है? हो सकता है, दो बार से ज्यादा भी पॉसिबल है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा, फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बन जाएगा, जो थोड़ी देर बाद में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। कैसे होगा वो भी अपन समझने का प्रयास करेंगे, और आज के समय में उसका यूज क्या है वो भी अपन देखने वाले हैं, ठीक है। बहरहाल अब ये समझिए कि एक लाइट इधर से आई, रे आई इधर से, और वो यहां पर इंसिडेंट कर रही है। देखिए अब इंसिडेंट कर रही है और ये किसका है? ग्लास का है। तो ये कौन सा हुआ? विरल और ये सेकंड, ये रियरर और ये डेंसर मीडियम हो गया, मीडियम अलग अलग हो गए। तो इसका क्या होगा? कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसको मैं म्यू से लिख दूं और आपकी बुक्स में वो एन से लिखा गया है, अब कैसे भी समझ लीजिए। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो लगेगा, और जो पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल बनाने के लिए आपको यह देखना है किस सरफेस पे आके गिरा है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो यह है अपना वो सरफेस जहां पर इंसिडेंट हो रहा है लाइट, इसके परपेंडिकुलर ये वाला ड्रॉ करूंगा मैं, परपेंडिकुलर ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या बोलता है, अगर ये एक एंगल मानते, कुछ ना कुछ एंगल तो होगा ही, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है जी सर। अब देखिए क्या बोलता है, जब रियरर से डेंसर में जाती है, जब विरल से सघन में जाती है, तो क्या होता है भाई? नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। मतलब बेसिकली इसको जाना तो यहां चाहिए था, ये वाली लाइन में जानी चाहिए थी ना, मैं ठीक तरीके से बना रहा हूं तो हाँ, इसको जाना तो इस वाली लाइन के अनुदिश था, बट ये जाएगी नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी थोड़ी सी, तो थोड़ी क्या होगी? बैंड। ये लो सर, अब क्या होगा सर? अब भैया दूसरा रिफ्लेक्शन यहां पर होगा। अच्छा, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फिर से लगेंगे? जी बिल्कुल लगेंगे। तो हमें एक बार फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आप क्या बना दो? इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो, किसके? सरफेस के।
इसी पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है ना। अब ये इंसिडेंट बन जाएगी इस सरफेस के लिए, मैं फिर से बताता हूं, इस वाली सरफेस के लिए ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, इस वाली सरफेस के लिए ये इंसिडेंट है। अब रिफ्रैक्शन भी होना ही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी आएगी। इस बार जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो डेंसर से रियरर में हो रहा है, यानी सघन से विरल में हो रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तो आपकी जो रे है वो नॉर्मल से दूर हटेगी, यानी इसको बेसिकली जाना तो इधर चाहिए था, परंतु ये इससे क्या होगी, दूर हटेगी। कुल मिलाकर वो इधर भाग जाएगी। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी जी सर। और ये जो एंगल आया है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। एक तरीके से आपका जो निकलने वाली निर्गत किरण है उनका कोण किसके साथ में, नॉर्मल के साथ में बनाया गया कोण। ठीक है सर, हमें समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके अंदर कुछ एक और भी टर्मिनोलॉजी वो जो बता देता हूं। देखो इसको क्या बोलते हैं, ठीक तरीके से एक एक को देख लेते हैं। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। एक तरीके से निर्गत किरण। ठीक है जी, ओके सर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया। ठीक है सर। अब देखिए ये दो सरफेस हैं जिनके ऊपर क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। एक सरफेस तो ये है और दूसरी सरफेस ये है। इन दोनों के जो फेस हैं, इन दोनों के जो फेस हैं जहां पर ये मिल रहे हैं आपस में, और वो जो कोण बनाएंगे, एंगल बनाएंगे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म कोण। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इसको प्रिज्म एंगल भी बोल देते हैं कई बार। अरे बोलो भैया कोई समस्या है क्या? नहीं सर कोई समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो भाई प्रिज्म एंगल क्या हुआ, वो दो सरफेस जिन पर क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, उन दोनों फेस के बीच, सरफेस या फेस के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, प्रिज्म एंगल यानी प्रिज्म कोण हो जाएगा। मान लो कि इस पर और इस पर रिफ्रैक्शन होता तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन जाता, प्रिज्म एंगल बन जाता। अगर रिफ्रैक्शन इसके और इसके बीच में होता तो, मतलब इन दो पे होता तो वो बन जाता आपका ये वाला रिफ्रैक्शन, आपका सॉरी प्रिज्म एंगल बन जाता। मोटी मोटी चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये ए क्या है, समझ आया ना, आई क्या है, ई क्या है। चलो सर, अब एक चीज और भी है, इसके अंदर आता है डेविएशन। क्या आता है, डेविएशन। तो जो एक अगला टर्म है उसको पढ़ लेते हैं डेविएशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको विचलन, और विचलन कोण भी अपन जानेंगे। पहले मैं डेविएशन ही बता देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि डेविएशन क्या है, ताकि यहां पर समझने में भी आसानी रहे। चलिए देखिए, मान लेते हैं एक रे इधर जा रही थी और बीच में उसका या तो रिफ्रैक्शन हो सकता है या रिफ्लेक्शन हो सकता है, अपवर्तन या परावर्तन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज हुई और उसके पश्चात वो मुड़ गई इधर, मुड़ी इधर। तो देखिए उसे जाना चाहिए था इधर, परंतु वो चली गई इधर, तो इसको बोलते हैं डेविएशन या फिर एंगल ऑफ डेविएशन। मैं इसको मान लेता हूं अभी ये कितना है, डेल 1, इसको करली 1 बोलते हैं। आप डेल 1 से ध्यान में रखो, क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, डेल 1 बोलेंगे। बढ़िया है सर। अब अगर ये दोबारा कहीं पे होती तो, मान लो कि इधर मुड़ जाती दोबारा, तो इसको जाना चाहिए था इधर और चली गई इधर, तो ये होगा डेल 2। तो इसमें और इसमें अगर इन दोनों रे को कंपेयर करोगे तो नेट यानी कुल विचलन या कुल डेविएशन कितना आ गया, डेल 1 प्लस डेल 2। बस समझ आए। देखिए यहां प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो डिपेंड करता है कि रे किधर मुड़ी है कि नहीं। या आप ये सोच लो कि आप ये किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, अभी ये क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हो ना, ये वाला, और यहां पर भी कौन सा है, क्लॉकवाइज। अगर एक बार क्लॉकवाइज है दूसरी बार भी क्लॉकवाइज है तब प्लस आएगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज है दूसरी बार भी एंटी क्लॉकवाइज है तब भी प्लस आएगा। लेकिन एक बार क्लॉकवाइज दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज है तो गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे पहले रे इधर से इधर गई, फिर इधर इधर चली गई, तो देखो अनडेविएटेड टू डेविएटेड, वैसे मेजर कैसे करते हैं, अनडेविएटेड रे टू डेविएटेड रे कितना एंगल है, यानी अविचलित किरण से विचलित किरण की ओर बनाया गया कोण, अनडेविएटेड रे से डेविएटेड रे की ओर बनाया गया कोण। तो ये कितना हो गया भैया, डेल 1।
अब यहां देखो, ये है अनडेविएटेड अविचलित और ये हो गई विचलित, तो ये है डेल्टा टू। ये देखिए क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो डेल नेट आएगा ना इस बार क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझा रही है ना। चलिए सर, ये समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, विचलन कोण। एक तरीके से विचलन कोण इतना ही होता है। क्या होता है, किसी भी रे का अनडेविएटेड पाथ से डेविएटेड पाथ की ओर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन एंगल। बात समझाइए, हिंदी में बोलता हूं, किसी भी किरण पथ द्वारा अविचलित पथ से विचलित पथ की ओर बनाया गया कोण विचलन कोण कहलाता है। सर इसका यहां पर क्या यूज है, अरे भाई बहुत बड़ा यूज है इसका तो, या यूं कहूं कि इसी का, सॉरी इसको मिटा दिया, कोई नहीं। चलिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं और उससे समझने का प्रयास करते हैं। देखो जरा, क्या ये नहीं है क्या वो अनडेविएटेड अविचलित, और पहली बार विचलन कहां हुआ, यहां हुआ, तो इसको नाम दे दिया डेल वन। ठीक है, अच्छा है सर। और दूसरी बार कहां हुआ, सर ये दूसरी बार हुआ जब इसको इधर से इधर जाना चाहिए था, फिर इधर चली गई, तो ये हो गया डेल टू। हुआ कि नहीं, दो जगह हुआ। आपकी किताब में एक ही जगह दिखाया गया, एक ही जगह सीधा भी दिखाया जा सकता है। कैसे, देखो स्टार्टिंग वाली इधर चली गई और लास्ट वाली इधर चली गई, तो लास्ट वाली को आप पीछे की ओर बढ़ाओ ऐसे, जब पीछे की ओर बढ़ाओगे तो अनडेविएटेड से डेविएटेड की ओर जो एंगल बनेगा वो टोटल एंगल हो जाएगा, और वो इन दोनों का सम आएगा। सम क्यों आएगा, क्योंकि इसको किस में मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज में, इसको भी किस में कर रहे हैं, क्लॉकवाइज में, तो ये जो टोटल आया है डेल नेट वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा डेल वन प्लस डेल टू। ज्यादा अच्छा है इनको करली बोला, आप वैसे होते करली हैं, ठीक है, अब डेल बोलते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ये रहती है कि फिर इसको क्या बोलना है, इसको डेल्टा बोलते थे कि नहीं, ज्यादातर इसको डेल बोला, यही डेल बेसिकली, और इसको करली बोलते हैं, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए, लेकिन ज्यादातर इसको बोला ऐसे जाता है, हर जगह ऐसे बोला जाता है, तो आप भी इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, बट एक्चुअल में ठीक चीज क्या है वो भी आप ध्यान में रखनी। बात समझ आ गई। तो इसको क्या बोले, एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि आपकी बुक में डी से डिनोट किया गया है, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो ये चीज आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए न्यूटन का खेल कहां शुरू होता है, यहीं शुरू होता है। यहां पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है सर। ये हर कलर का अलग अलग आता है, हर रंग का अलग अलग आता है, और ये जो चीज है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ पर। और जब इसके अंदर तो एक ही वेवलेंथ है, अभी जो हमने पढ़ा है उसके अंदर क्या एक ही वेवलेंथ है, इसलिए वो यहां से चली गई। अगर दो होती तो वहां दो रास्ते बनाकर आई थी, ठीक है, तो यहां दो रे दिखाई देती। बेसिकली क्या होती, वो एक वेवलेंथ वाली यहां से जा रही होती, दूसरी वाली यहां जा रही होती। और जब सारी की सारी आ जाए, जैसे व्हाइट लाइट आ जाए, तो व्हाइट के अंदर तो क्या होती है, पूरे के सातों रंग होते हैं। अब सातों रंग आ रहे हैं तो इधर से कितनी लाइन निकलेंगी, 7 लाइन निकलेंगी, बेसिकली कलर निकलेंगे। और वो कलर ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग हो जाए कि हाँ इतने में रेड चला गया, इतने में ब्लू चला गया, नहीं, वो सब कुछ एकदम मिक्स होता है। अगर आप कभी प्रिज्म देखने का मौका मिले, उसको लेके जाना बाहर लाइट में और उससे बनाने का प्रयास करना, आप अंतर नहीं पता कर पाओगे कि यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है, एकदम स्मूथली चल रहा होता है सारा काम, ठीक है ना। इंद्रधनुष जैसे आपने देखा होगा रेनबो, उसमें भी सेम सिस्टम है भाई। वो वहां पर भी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो रेनबो है उसके अंदर आपको रेड दिखाई दे जाएगा, ब्लू दिखाई दे जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखाई दे जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कहां शुरू हो रहा है कहां खत्म करूं मैं, ठीक है। एक तरीके से स्मूथ ट्रांजिशन है, ऐसा समझ लीजिए दोनों कलरों के बीच में। और यहीं से जो चीज शुरू होती है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेसिकली अपना 7 कलर्स में क्या होना, डिवाइड हो जाना लाइट का, उसे क्या कहेंगे अपन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक तरीके से समझ लेते हैं क्या है। तो मेरे ख्याल से आपको प्रिज्म, अभी तक प्रिज्म है क्या चीज वो समझ आएगी, एंगल ऑफ प्रिज्म समझ में आएगा, आई ई इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे, ये समझ में आ गई होगी, बात समझ गई। उसके अलावा आपको ये समझ आएगा प्रिज्म एंगल क्या होता है, ठीक है ना। वो दो फेस जिन पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो वाला एंगल क्या कहलाएगा, प्रिज्म एंगल कहलाएगा, उन दोनों फेस के बीच का एंगल, ठीक है जी। चलो अब अगली बात कर लेते हैं, और अगली जो चीज है वो है बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हिंदी में बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना। एक तरीके से सभी कलर को अलग अलग कर देना। न्यूटन को कैसे पता लगा 7 है वो थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं
ताकि आगे की चीज समझ में आए, क्योंकि हमें आज पता है इसलिए वो चीजें समझ में आएंगी। उस टाइम उनको पता नहीं थी इसलिए वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। ओके चलिए, तो ये हो गया भैया प्रिज्म। बढ़िया है सर। यहां से कौन आया है? व्हाइट लाइट आई है। कौन आई है? व्हाइट लाइट आई है। उसका क्या होगा? यहां रिफ्लेक्शन होगा एक बार, तो बताइए, ठीक है ना। ये इधर जानी चाहिए थी, उधर चली गई, ठीक है ना। थोड़ा ठीक तरीके से दिखा देता हूं मैं। अरे, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये अलग अलग कलर में बिखर जाएगी। 1 2 3 4 5 6 और 7 7 दिखाए, 7 ही हूं। और शुरू हो जाइए आप तो। VIBGYOR। सर आपने V को सबसे नीचे क्यों रखा? डिस्पर्जन उस लाइट का सबसे, वैसे बेसिकली किस पे डिपेंड करता है ये सारी चीजें? ये लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। लाइट और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, देखिए इस मीडियम का एक अकेला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, हर कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जो यहां पर अपन म्यू निकालते हैं ना, ये हर कलर के लिए अलग अलग आता है। आपको बता देता हूं, जैसे ये म्यू है वो रेड के लिए अलग आएगा, ऑरेंज के लिए अलग आएगा, येलो के लिए अलग आएगा, ग्रीन के लिए अलग आएगा, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, सबके लिए क्या है? अलग अलग आता है। और वो डिपेंड भी करता है किस पर? वेवलेंथ पर। किस पर डिपेंड करता है? वेवलेंथ पर। और जब ये चीजें निकाली जाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, तो जिसका कम होता है, किसका है भैया कम? वेवलेंथ सबसे कम किसकी है? वॉयलेट की है। अगर वॉयलेट की है ना, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी डिस्पर्जन के सबसे ज्यादा किसका होगा? वो जो एंगल बना था ना, वो एंगल ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं उसे, वो सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा? वो सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा? जो एंगल ऑफ डेविएशन बना था ना, वो डेविएशन एंगल सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा? वो आएगा वॉयलेट के लिए, क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम होती है। ये मैथमेटिकली अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये 12th क्लास में हम समझाते हैं ठीक तरीके से। अभी आप इतना ध्यान रख लीजिए कि वायलेट की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम होती है। तो वेवलेंथ का जो ऑर्डर है मैं वो भी समझा देता हूं, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। VIB विबग्योर, कई लोग विबग्योर बोलते हैं, कई लोग विबग्योर बोलते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो रेंज में होती है, और रेंज कितने से कितनी होती है? वो ऑलमोस्ट होती है 4000 या 400 नैनोमीटर मान लीजिए, या 4000 एंगस्ट्रॉन मान लीजिए। 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन तक। कुछ लोग 38 से 7600 बोल देते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, बट लगभग इतना ही होता है, ठीक है ना, 8000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है सर। तो सबसे कम किसकी होगी? वायलेट की, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की होगी। अब देखिए एनर्जी का भी होता है, जिसके पास वेवलेंथ कम होती, जिसकी वेवलेंथ कम होती है ना, उसकी एनर्जी भी क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है ना, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम है तो। छोड़ो रे, चलिए, तो ये क्या हो गया भैया? सातों के सातों में बट गया। बात समझ आ रही है ना? हाँ जी सर, ये आ रही है। तो देखिए एंगल ऑफ डिस्पर्जन अगर आपको देख रहा हो, तो हर एक के लिए क्या आएगा? अलग अलग आएगा। ये रेड के लिए है, और ये सबसे वाला वॉयलेट के लिए। तो वायलेट के लिए एंगल ऑफ डिस्पर्सन क्या हो गया? सबसे ज्यादा हो गया। और वो सबसे ज्यादा क्यों होता है भैया? क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है? सबसे कम है। बात समझ आ गई? और हर वेवलेंथ के लिए हर एक का क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। ऐसा मत फिक्स नहीं होता है, जैसे ग्लास का बोल दिया तो 1.5 फिक्स हो गया, नहीं, वो थोड़ा बहुत डिफर करता है। और वो चीज किस पे डिपेंड करती है? वो जो डिफरेंस है किस पे आता है? वो आता है वेवलेंथ पे, कलर की। बात समझ आ गई? हाँ जी, ठीक है, ये बात अच्छे से समझ में आ रही है सर हमें। चलो, तो ये चीज समझ में आ गई, वेवलेंथ सबसे कम होती है वॉयलेट की, इसलिए उसका डिस्पर्जन क्या हुआ है? सबसे ज्यादा हुआ है, डिस्पर्जन सबसे ज्यादा हुआ है। एंगल ऑफ आ रहा है ना यहाँ पर, इसलिए, ठीक है सर। एंगल ऑफ जो अपना क्या है, क्या बोलते हैं उसे? डेविएशन। एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो सबसे ज्यादा किसका आएगा? वॉयलेट के लिए आएगा। बेसिकली ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर चीजें डिपेंड करती हैं। ये डीपी जो होता है ना, ये निकालते हैं हम, डेल्टा या डी, जो भी आप बोलो, डेल, वो किस पर डिपेंड करता है? वो करता है म्यू पर। और म्यू बेसिकली किस पर डिपेंड करती है? लेमडा पर। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। किसके प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी चीजें कुल मिलाकर मोटा मोटा आपको क्या ध्यान में रखना है भैया? डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हाइट लाइट का अपने अलग अलग कलर में टूट जाना या बिखर जाना, एक तरीके से बिखरना नहीं, वैसे अलग अलग में बट जाना, बट के अलग अलग कलर अलग जगह आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे रेड सबसे ऊपर ऊपर दिखाई देगा, वॉयलेट सबसे नीचे नीचे दिखाई देगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया सर, ये चीज हमें ठीक तरीके से समझ में आ गई ना? हाँ,
क्यों होता है ये डिपेंड करता है किस पर, वेवलेंथ पर। जिसकी वेवलेंथ कम उसका डिस्पर्जन सबसे ज्यादा, ऐसा समझ लीजिए आप तो। अरे बोलो ये समझ में आया ना? हाँ। अब देखिए न्यूटन ने जब ये देखा ना तब उसको भी पता नहीं चल रहा था कि 7 कलर। कैसे पता लगेगा भाई? 7 तो तुम नहीं बता सकते, आज तो हमें पता है कि 7 है। फिर क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया कि अगर ये डिस्पर्जन हो ही रहा है, सातों में बट रहा है, अगर मैं इन सातों को वापस सातों को मतलब ये जो हो रहा है, कुछ कलर आ रहे हैं, अगर इनको मैं वापस कंबाइन कर दूं यानी मिला दूं, सबको वापस मिला दूं, तो कैसा आना चाहिए? यानी एक ऐसा ले लिया और दूसरा इसके जैसा हूबहू आइडेंटिकल ले लिया, लेकिन उल्टा रख दिया उसको, ऐसा रख दिया। ठीक है, ऐसा रख दिया। ठीक है भैया, इधर से आया टुडुक, कुछ हुआ और ये सभी के सभी कलर्स में ऐसे टूट गया। ठीक है जी, ठीक। अब क्या हुआ? जब ये वापस यहां से निकला, ठीक है ना, तो सब वापस हो गए थे मिक्स, और यहां से वापस क्या निकला? व्हाइट लाइट निकली। क्या निकली? व्हाइट लाइट। तब न्यूटन ने सोचा कि हाँ, इसमें कितने रंग हो सकते हैं? 7 कलर्स हो सकते हैं। तो क्या सर इस नेचर में, प्रकृति में क्या सिर्फ 7 ही कलर है? ब्लैक का तो इसमें नामो निशान नहीं है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं मेरे साथ बेसिक वाली क्लास में कि ब्लैक वैसे भी कोई कलर नहीं है। ठीक है ना, ब्लैक कोई कलर नहीं। ब्लैक तो क्या है कि किसी भी लाइट को वो वापस फेंक नहीं रहा, तो उसे क्या कैसा दिखाई देगा? वो ब्लैक दिखाई देगा। सर लेकिन पर्पल भी तो नहीं है, वो भी एक कलर होता है, हमने तो पढ़ा है। हाँ, इसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने जाते हो, अगर पढ़ने जाओगे 11th की, उसमें आता है एक सोल्ट एनालिसिस, चैप्टर 11th या 12th में, और उसके अंदर ना इतने कलर आपको याद करने पड़ेंगे जिसकी हद नहीं है। जैसे पिंक है, पिंक भी नहीं था इसमें, जैसे पिंक है, हल्का गुलाबी, हल्का पीला गुलाबी, हल्का नीला गुलाबी, हल्का लाल गुलाबी, और ईंट जैसा लाल, सुर्ख जैसा लाल, आसमान जैसा लाल, सुबह वाला जैसा लाल, पान के जैसा लाल, एकदम गहरा लाल, चटकनी लाल, लाल के पता नहीं कितने सारे भेद। सर ये क्या हो रहा है भाई? इन सब में क्या है? कलर की इंटेंसिटी भी देखी जाती है, कौन सा कलर कितना है, इंटेंसिटी, वो सब चीजें भी मैटर करती हैं। यही तो है। अगर आपको बहुत तगड़ा लाल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसमें लाल की इंटेंसिटी ठीक ठाक है। अगर धुंधला लाल हो गया, धुंधला लाल का मतलब है कि इंटेंसिटी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो ये सब चीजें इंटेंसिटी पे भी तो डिपेंड करती हैं। जी सर। कुल मिलाकर जो कलर है वो बेसिकली बनेगा किससे? वो बनता है भैया फ्रीक्वेंसी से। जो वेव है, जो व्हाइट लाइट है, अगर आप इसको एज ए वेव मानते हो, तो न्यूटन ने इसको पार्टिकल माना। मैं पहले बताता हूं, न्यूटन ने क्या माना था? पार्टिकल। लेकिन अगर आप वेव मानते हो तो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है ना, वेव की क्या होती है भैया? फ्रीक्वेंसी। और हर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग कलर होता है। वेवलेंथ के लिए कलर नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, क्योंकि वेवलेंथ तो चेंज हो जाती है। अगर कोई लाइट है, उसकी हवा में वेवलेंथ कुछ है तो पानी में बदल जाएगी। इसका मतलब ऐसा है क्या कि अगर कोई चीज हवा के अंदर मुझे लाल दिखाई दे रही है, मान लो कि वो वेवलेंथ कितना है कि 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, लेकिन पानी के अंदर जैसे ही डालोगे तो उसकी वेवलेंथ जाएगी 6000, और 6000 पे तो कहीं सर ग्रीन पड़ता है, मान लेते हैं ग्रीन पड़ता है, तो सर क्या लाल चीज पानी के अंदर जाते ही हरी हो जाएगी? नहीं होगी, वो लाल ही रहेगी, क्योंकि वो डिपेंड किस पे करता है? वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है वो कलर। और फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड ही नहीं करती मीडियम पर कि तुम उसे हवा में रखते हो कि पानी में रखते हो। हाँ, इसका मतलब जो भी कलर होते हैं वो किसके कोरेस्पॉन्डिंग होते हैं? वेव की फ्रीक्वेंसी के कोरेस्पॉन्डिंग होते हैं। जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है उसके कोरेस्पॉन्डिंग है। ये बात समझ आ गई? वेवलेंथ के कोरेस्पॉन्डिंग नहीं है। स्पीड तो खैर मैटर नहीं करती। हाँ, ये बात समझ में आ गई। चलो बढ़िया। जो भी अपन वेवलेंथ की बात कर रहे हैं ना, वो अपन हवा के अंदर बात कर रहे हैं। ये वेवलेंथ अभी जो मैंने लिखाई, इसका जो रेंज है वो कम हो सकता है पानी के अंदर। कि भैया मैंने कितना लिखाया था आपको? 4000 लिखाया था ना। 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना लिखाया था? 8000 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जैसे ही अगर पानी के अंदर डाल दोगे तो यही रेंज बन जाएगी आपकी 3000 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम। ये लो, अब लाल रंग आपको यहीं पर दिखाई दे रहा है 6000 पर। मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ के कोरिस्पॉन्डिंग कोई कलर नहीं है, फ्रीक्वेंसी कोरिस्पॉन्डिंग है। और फ्रीक्वेंसी इन दोनों ही केस में चेंज नहीं हुई, इसकी भी नहीं और इसकी भी नहीं। पास में इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम भी और उनकी भी सेम है। अच्छा, ये बात हुई। ठीक है, ये मोटा मोटा आपको खाका अभी तक समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है, और डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी ठीक तरीके से आपने जान लिया होगा।
अब अगला जो इवेंट है वो है रेनबो का। तो रेनबो समझने से पहले मैं आपको एक इवेंट बता दूं, या इवेंट कहूं क्या, एक तरीके से बहुत तगड़ी चीज बताऊं आज तक की, जिसका नाम है TIR। क्या है TIR? इस दुनिया में भैया कुछ भी 100% नहीं है, लेकिन ये जो चीज है ना वो 100% है। इसको बोलते हैं टोटल, फुल फॉर्म लिखा देता हूं मैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपकी किताब में जस्ट वर्ड दिया, बट आप ठीक तरीके से समझ लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर थोड़े अक्षर बड़े लिखूं ताकि ठीक तरीके से, अब बड़े लिख रहा हूं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब परावर्तन एक जगह ऐसा होगा जहां पर वो क्या हो जाता है, 100% हो जाता है। जो रिफ्लेक्शन है कभी 100% नहीं होता, जो रिफ्लेक्शन है कभी 100% नहीं होता, लेकिन एक इवेंट है जो क्या हो जाती है, 100% हो जाती है। बस समझ रहे हो ना, बहुत तगड़ी चीज हो गई। सर कैसे होगा? तो देखिए, उसके लिए दो कंडीशन जरूरी है, दो कंडीशन जरूरी है। पहला है कि कोई भी जो रे अगर ये दिखाएगी तो उसको कहां से कहां जाना पड़ेगा, डेंसर से रियरर यानी सघन से विरल में जाना पड़ेगा। कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, डेंसर से रियरर, ठीक है, सघन से विरल। सर होगा क्या उस समय जाएगी? तो चलो उसी को समझ लेते हैं फिर। देखिए, यह मैं मान लेता हूं कोई सरफेस है, इसके इधर क्या है भैया, इधर है रियरर मीडियम, और इधर कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और कोई रे आई इधर से इधर, ठीक है नहीं? तो अब डेंसर से किधर जा रही है, वो रियरर में जा रही है। तो सर वो नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। उसको जाना तो यहां, अरे मतलब जाना तो लगभग कहां चाहिए था, यहां चाहिए था ना, लेकिन वो थोड़ा इधर चली जाएगी। अरे जाएगी कि नहीं जाएगी? जी सर जाएगी। सर अगर मैं इसको थोड़ा और यहां से फेंकूं तो, यहां से फेंकूं तो सर इस बार उसको जाना यहां से था, वो थोड़ी यहां से चली जाएगी। सर थोड़ा सा और बढ़ाऊं तो, जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ाया मैंने तो वो यहां से चली गई। कहां से चली गई? यहां से। अब ये एक फिक्स एंगल पर काम हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एक फिक्स एंगल पे काम हो रहा है, और इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। इससे पहले वो काम नहीं होगा, इससे पहले रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर इस एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा एंगल हुआ, अगर इस एंगल से थोड़ा सा भी एंगल ज्यादा हुआ तो क्या होगा? तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि इस वाली सिचुएशन के अंदर अभी तक आपका जो रिफ्लेक्टिंग रे थी वो इधर से आई और यहां तक भाग गई, लेकिन इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? देखिए, कम था तो यहां से और फिर यहां से, फिर थोड़ा और बढ़ाया, फिर यहां से और यहां से। अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी यहां से और फिर यहां से भाग गई, लेकिन अगर मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो अब कहां जाएगी भाई? उसके पास तो जगह ही नहीं बची। तो वो क्या होती है, लौट कर वापस उसी मीडियम में आ जाती है। ध्यान से देखना, ये आई, इस बार इसे कोई रास्ता नहीं बचा इसके पास, वो जितना मुड़ सकती थी मुड़ गई, वो यहां आ गई। अब क्या होगा, वो यहां पे आएगी। अच्छा, लौट आई वापस। सर ये अगर लौट आई तब तो इसे रिफ्लेक्शन बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? रिफ्लेक्शन। इसीलिए तो हम रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, परावर्तन बोल रहे हैं। ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है ना, या लेकिन हो क्या रहा है, बेसिकली रिफ्लेक्शन का ये केस हो गया ना, आगे चलकर रिफ्लेक्शन किस में बदल गया, रिफ्लेक्शन में बदल गया। और जैसे ये बदला, कमाल हो गया भाई, पूरी की पूरी लाइट वापस उसी मीडियम में आ गई, अंदर घुस ही नहीं पाई। अंदर घुसती तो स्नेल का लॉ फेल हो जाता बस में। अब यहां कौन से लॉ लगेंगे, रिफ्लेक्शन के लॉ लगेंगे। तो रिफ्लेक्शन के लॉ क्या बोलते हैं, तीनों, तीनों के तीनों, कौन कौन तीनों, एक तो इंसिडेंट, एक रिफ्लेक्टेड, एक नॉर्मल, एक ही प्लेन में होंगे बढ़िया, और जितने एंगल पे आई है नॉर्मल के साथ उतने पर ही चली जाएगी। ये दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो इसके ऊपर लग भी जाएंगे। ये होता है TIR, यानी जब प्रकाश की किरण डेंसर से रियरर में जाती है तो एक विशेष या फिर स्पेसिफिक एंगल के ऊपर लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इससे ना बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना आपका, जिससे इंटरनेट वगैरह चलता है आपका, समुद्र के अंदर हमने बिछा रखी है, क्या होता क्या है उसके अंदर, उसके अंदर डाटा का लॉस ही नहीं होता। सबसे अच्छी चीज हो गई इसके अंदर कि डाटा का लॉस नहीं होगा। इस तरीके से केबल होती है, एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर घुसा दो बस,
अब बाद में क्या होगा, यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहां टुडुक टुडुक 100% हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है 100%। तो ये डाटा जितना भेजा है उतना ही क्या हो जाएगा, मिल भी जाएगा। जितना भेजा चाहे कैसे भी मुड़ी रहो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुड़ी रहे तो भी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। और इसी आधार पर हमने क्या बताया था कि प्रकाश जो है, जो लाइट है वो मुड़ भी सकता है, मुड़ने की जो घटना है। अगर लो ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब मैं बोलूं कि TIR दिखा रहा है, बेसिकली TIR दिखा रहा है, और वाटर के हमने क्या बना रखी है, इस तरीके से छोड़ रहे हैं पानी को, ठीक है ना। और इसके अंदर अगर हमने किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे डाला तो जो पानी जो लाइट होगी ना वो इस पानी के साथ साथ आएगी, और ऐसा लगेगा कि जो लाइट है बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से मुड़ गई है। और मैं बता रहा हूं कहीं पर भी कुछ भी लॉस नहीं होता है, सबसे अच्छी चीज इसके अंदर यही है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें इसके ऊपर बनी है। सबसे अच्छा यूज जो है वो बना है किस, सबसे अच्छा जो यूज है TIR का वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है जी सर। उसके अलावा आपने गर्मियों में देखा होगा कि सड़क के ऊपर पानी भर जाता होता नहीं है लेकिन लगता है कि पानी भर गए, जिसका नाम है मिराज बेसिकली, ठीक है ना। उस इवेंट का नाम ही क्या है, मिराज। आंखों के अंदर क्या है, माया जाल कर दिया, भ्रम पैदा कर दिया कि है वहां पर, लेकिन है कुछ भी नहीं। वो सारी चीजें किसके बेसिस पे हो रही है, कैसे हो रही हैं, TIR पे हो रही हैं। अगर कोई एंटीना है कि नहीं, अगर एंटीना है और वो क्या करता है, बहुत दूर तक, या कोई टावर है बहुत दूर तक क्या करना है, उसे अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, भेजना है, तो वो भी किसका यूज करते हैं, TIR का ही यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बता देता हूं। जैसे ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर क्या है भैया, एटमॉस्फेयर है ना, आयनोस्फेयर वगैरह सब है, तो उनमें क्या है, यहां पर डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, किसकी, मीडियम की, और यहां डेंसिटी क्या है, कम है। तो ये डेंसर बनेगा और ये रेयरर बनेगा। और जब कोई टावर यहां से क्या करेगा, सिग्नल ट्रांसमिट करेगा ऐसे, तो हो सकता है कि वो बिड़कर यहां तक पहुंच जाए। बात समझ रही है ना, TIR होके यहां तक पहुंचा दिया ना, हाँ पहुंचा तो दिया। ये सारी चीजें भी काम में ली जा सकती हैं। ये अपन धीरे धीरे समय के साथ समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे कि कैसे हो रही हैं चीजें। अरे बोलो, कोई समस्या है क्या, रियर, डेंसर, ये सारी चीजें आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई होंगी। और अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो अब आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। और वो कार्यवाही क्या है, वो है रेनबो। अगला जो इवेंट है आपका नेचुरल इवेंट, उसका नाम क्या है, रेनबो, इंद्रधनुष। आपने देखा होगा आदाई, ठीक है ना। सर हमें आदाई क्यों दिखाई देता है, ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि हमें इंद्रधनुष आदाई क्यों दिखाई दे रहा है। या कभी सोचा नहीं, कभी सोचो ना कि इंद्रधनुष हमें आदाई क्यों दिखाई दे रहा है, या पूरा बन ही नहीं रहा कि आदाई बन रहा है। क्या हुआ, सोचा कभी, सोचो यार। देखना जो नेचुरल बनता है, ठीक है ना, अगर आपने खुद ने बनाया वो पूरा दिखाई देगा, ठीक है ना। पूरा बनाने के भी तरीके हैं, लेकिन दिखाई देने की शर्तें, पहली बात तो जैसे TIR की शर्तें क्या थी, पहली बात तो जो रे है वो डेंसर से कहां जाना चाहिए, रियर। और दूसरी जो शर्त है वो क्या, एक स्पेसिफिक एंगल होना चाहिए, उससे कम पे नहीं चलेगा, उससे ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा होगा चलेगा, कम पे नहीं चलेगा। सर रेनबो के लिए क्या शर्त है, देखिए रेनबो अगर आपको देखना हो कभी जिंदगी में, तो मैं मान लेता हूं कि आप यहां खड़े हो और आप इधर देख रहे हो, किधर देख रहे हो, इधर इधर देख रहे हो, बड़े तरीके से बढ़िया। आपके पीछे कौन होना चाहिए, बढ़िया तरीके से होना चाहिए सन, पीछे होना चाहिए, आपके पीछे, आपकी आंखें इधर, आप इधर देख रहे हो, ठीक है। अब यहां रेनबो बनने वाला है, क्या बनने वाला है, रेनबो। तो इधर क्या होनी चाहिए, बारिश या जल वाष्प तगड़ा होना चाहिए, कुल मिलाकर जल की जो बूंदें हैं वो इधर ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको क्या दिखाई देगा, या तो बारिश हो रही हो या तो बारिश हो ही रही हो, अगर हो भी नहीं रहे तो जल वाष्प ज्यादा होना चाहिए, तो आपको दिखाई दे जाएगा। ये इसकी शर्त हो गई। लेकिन पीछे आपके क्या होना चाहिए, सूर्य चमकता हुआ होना चाहिए। ओके जी, सर बनता कैसे, तो बनने की विधि बहुत सिंपल सी है भैया। देखिए आपने कभी अगर जिंदगी में मौका मिले तो देखते रहा करो इंद्रधनुष को, हो सकता है किसी दिन डबल वाला भी बन जाए। डबल वाला मतलब होता है दो इंद्रधनुष, एक और उसके पीछे एक और। अरे वाह, ये कैसे, कभी देखा है क्या, कोशिश करना, देखते रहो देखते रहो, दिख जाएगा। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे पक्का दिख जाएगा, वो तो फोटो दिखाई देंगे कहीं ना कहीं से, उनकी बात नहीं कर रहा, नेचुरली अगर आपको दिखाई दे तो उसकी बात कर रहा हूं। उसको देखने का अलग ही मजा आता है। वो दूसरा दिखाई क्यों देता है वो भी समझेंगे अभी, या वो आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं भी समझेंगे। ठीक है, तो चलो कैसे दिखाई देता है। तो भैया ये मैं मान लेता हूं एक जल की बूंद है, ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है ना, वाटर ड्रॉप। अब क्या होगा इसके अंदर,
तो सबसे पहले इधर क्या आना कौन आएगी, व्हाइट लाइट आएगी। इधर से कौन आया, व्हाइट लाइट आई। और इसमें कितने रंग हैं, सातों के सातों रंग हैं, तो वो बिखरेंगे। सबसे मतलब क्या हो जाएगा, उसका डिस्पर्जन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा डिस्पर्जन किसका होगा, अभी अभी पढ़ाया था, सबसे ज्यादा होता है विबज्योर का, जिसकी वेवलेंथ क्या होगा, समझो वी की होगी। तो वी आएगा सबसे नीचे ही नीचे। तो ये वाले कौन सी है, वी है। यहां हो गया रेड और नीचे हो गया वी। अब यहां पर क्या हो, अगर टीआईआर हो जाए, अगर ऐसी कुछ चीजें बने कि क्या बन जाए टीआईआर, देखिए वो एक स्पेसिफिक एंगल पर ही बनती है। तो या तो सुबह के समय या शाम को समय, इन दो टाइम पर ही आपको क्या दिखाई दे सकता है, टीआईआर। बाकी समय पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि वो इतना एंगल बन नहीं पाता और यहां टीआईआर हो नहीं पाता। क्योंकि टीआईआर होगा तभी तो लौट के आएगी। देखो रे उधर से, देखो मेरे मैं सामने देख रहा हूं, पीछे सन है, तो रे इधर से गई और वो टीआईआर होके वापस आएगी मेरी आंख तक, तभी तो मुझे दिखाई देगा, वरना तो वो आगे चली जाएगी, मुझे कहां दिखाई देगा। ठीक है सर। अब देखिए अगर हुआ यहां क्या हो जाए टीआईआर, यहां टीआईआर होने का मतलब है सर ये डेंसर हो गया, ये रियरर, क्योंकि बाहर हवा है यहां पानी है, तो ये वापस अंदर ही चली जाएगी जी। और जब वापस ही अंदर चली गई तो क्या होता है भैया, तो ऊपर कौन है, रेड, और नीचे कौन है, वायलेट। अच्छा, तो अब यहां पर एक और रिफ्लेक्शन दिखा देते हैं अपन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कौन हो गया, रेड, और ये कौन हो गया, वायलेट। इस तरीके से इसके अंदर पूरा, ये पूरा का पूरा क्या बना है, स्पेक्ट्रम बना है पूरा का पूरा, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम बना है इस तरीके से। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, कलर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और वो पूरा बन के क्या बनाते हैं, एक रिंग जैसी फॉर्म करते हैं, रिंग फॉर्म करते हैं, और उसके अंदर इधर रेड होता है, इधर कौन होता है, वायलेट होता है। ये बात ठीक तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। अरे बोलो ये सुनो। तो जब भी आपको रेनबो दिखाई दे, ठीक है ना, तो उसके अंदर अगर आप कभी गौर करोगे ना, तो उसमें सबसे ऊपर ही ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर ही ऊपर रेड होता है, सबसे ऊपर ही ऊपर क्या होता है, रेड, और सबसे नीचे नीचे कौन होता है, वायलेट होता है, और उसके बीच में भी सारे कलर होते हैं, ठीक है। लेकिन वो इतने होते हैं कि आपको पता ही नहीं चल पाता, आपको सबसे ज्यादा रेड दिखाई देता है एक तो, ठीक है, बढ़िया। ये हो गया आपका रेनबो बनना, और कैसे बनता है, कैसे दिखाई देता है, ठीक है। तो इसके अंदर हुआ क्या है, बेसिकली हुआ क्या है सर, इसमें दो बार हुआ है क्या, रिफ्लेक्शन। क्या हुआ है, दो बार रिफ्लेक्शन। तो दो रिफ्लेक्शन लिख देता हूं मैं, दो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, हाँ। और एक क्या हुआ है, TIR हो जाए। एक अगर TIR हो जाए तो क्या बात है भाई, तो बनेगा आपका ये सिंगल रेनबो बनता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि डबल कैसे बनेगा। अब थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, आपके सिलेबस का नहीं है, मैं पहले बताता हूं, लेकिन विचार तो करिए, किया ही जा सकता है, हाँ करो। तो दो रिफ्लेक्शन और एक TIR, अगर ये हो जाता है तो आपको रेनबो दिखाई दे जाएगा। TIR क्या है वो मैंने पूरा समझा दिया होगा आपको, ठीक है ना। वापस उसी मीडियम में लौट आना और 100% लौट आना, यही चीज है जो 100% होती है। इस तरीके से हम रेनबो को एक्सप्लेन करते हैं। अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या ना। हो क्या रहा है यहाँ पर, डिस्पर्जन हो रहा है। कौन सी इवेंट हो रही है यहाँ पर, डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन हो ही क्यों रहा है बेसिकली, बोलो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये व्हाइट लाइट है, इसमें सातों के सातों रंग है, इसलिए। और अगर एक ही वेवलेंथ होते तो कहां डिस्पर्जन था, वो एक गई बस, भाग क्या गई, बात खत्म हो जाती। चलिए ओके सर, ओके। ठीक है, अब कुछ एक और इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं आपके सिलेबस की। तो जैसे आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, वो समझ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। तो ये अपनी सुंदर सी अर्थ है, और इसके चारों तरफ क्या है भैया, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का मतलब ही क्या है भाई, सर इसके अंदर हवा है, बिल्कुल इसके अंदर क्या है, हवा है, या हवा के पार्टिकल्स है, हवा के पार्टिकल्स हैं। हाइड्रोजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी, ओजोन भी होगी, सब सारी गैसें इसके अंदर। इस एटमॉस्फेयर में क्या सारी गैसें, सभी गैसों के पार्टिकल मौजूद हैं। उसके अलावा क्या क्या है भैया, उसके अलावा वाटर तो होगा ही होगा, पक्की बात है, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, वाटर वेपर के फॉर्म में होगा, हाँ पक्की बात है, वाटर भी होगा। उसके अलावा जैसे आपके मिट्टी के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी हैं, ठीक है ना, हाँ डस्ट पार्टिकल, ये सारी चीजें यहां पर मौजूद है, ठीक है। लेकिन एक तरीके से एक लेयर तो बना ही रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक अर्थ के चारों ओर क्या बना रहे हैं, एक बढ़िया सी लेयर बना रहे हैं। यहां क्या है, यहां कुछ भी नहीं है, तो यहां वैक्यूम मान लीजिए, और यहां क्या है, मीडियम है। तो
तो जब लाइट आएगी तो वो किधर से किधर आएगी, वो लाइट पहले वैक्यूम से किस में जा रही है, मीडियम में जा रही है। वैक्यूम से किस में आ रही है, वो मीडियम में जा रही है। तो ये नॉर्मल की ओर बेंड होने वाली घटना होगी यहां पर, सीधी सी बात है, अगर ऊपर से कोई लाइट आएगी तो। इसी चीज के ऊपर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जैसे अगर मान लो कि आप किसी भट्टी के आगे चले जाओ, भट्टी समझते हो, फर्नेस, ठीक है ना, उसके सामने खड़े जाओ तो उससे क्या निकल रही होती है, बढ़िया आग की लपटें निकल रही थी। लपटों पे मत दीजिए, लपटों को मत देखिए, अगर जस्ट आग निकल रही हो, ठीक है ना, लपटे वाली नहीं, लपटों को उसका आर पार कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, सिर्फ समझ लो कि उष्मा से निकल रही है, हीट से निकल रही है तगड़ी वाली। और उसके पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा ऐसे हिलता डुलता सा दिखाई देगा। अगर कोई दीवार है, पेड़ है, कोई आदमी है, कोई औरत, कुछ भी हो, वो आपको थोड़ा ऐसे हिलता हुआ दिखाई देता है। कौन, उसके पीछे वाला। जैसे आपके पास में यहां क्या है, भट्टी है, ठीक है, और इससे क्या निकल रही है, यहां से हीट निकल रही है बढ़िया तरीके से, और आप यहां पर खड़े हो, ठीक है ना, यू यहां पर हो, और आप किसी को यहां से देख रहे हो। तो ये जब आप देख रहे हो ना, तो आप इसको ये थोड़ा हिलता हुआ दिखाई देगा, ऐसे टिनू 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 करता हुआ। ये क्यों हो गया भाई, ऐसा क्यों हुआ? ये सब किसके अंदर आता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के अंदर। बेसिकली यहां पे जो रिफ्लेक्शन हुआ उसकी वजह से। तो सर ऐसा क्या होता है कि वो हिलता हुआ दिखाई देता है? बेसिकली क्या है, वो जो आप हीट जा रही है उसके थ्रू देख रहे हो, तो वो आपके लिए किसका काम करेगी, रिफ्रेक्टिंग सरफेस का काम कर रही है। अगर रिफ्रेक्शन हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, रिफ्रेक्शन। तो जैसे ही रिफ्रेक्शन होगा आपको वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, उसका इमेज दिखाई देगा। तो बेसिकली उसका इमेज कभी यहां बनेगा, कभी यहां बनेगा, कभी यहां बनेगा, कभी यहां बनेगा। इसलिए आपको लगेगा कि थोड़ा आगे पीछे बाएं दाएं हो रहा है कि नहीं? इसीलिए वो आपको ठीक तरीके से दिखाई नहीं देगा या हिलता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल एक इससे रिलेटेड जो चीज है वो आती है तारों का टिमटिमाना या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है ना। टिमटिमाना क्या हो रहा भाई, टिमटिमाने का मतलब क्या है? टिमटिमाने का मतलब तो समझ गए पहले। अगर आप किसी तारे को दिखाई दे रहे हो, देख रहे हो, तो क्या होता है, वो कभी यहां दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद यहां, थोड़ी देर बाद नहीं, ऐसे ऐसे हिलता हुआ दिख रहा है, अरे टिमटिमा रहा है बेसिकली। तो वो टिमटिमाना मतलब क्या हुआ? देखिए पहली बात तो बहुत दूर से लाइट आ रही है, पता नहीं कितनी दूर से आ रही है, लेकिन बहुत दूर से आ रही है। मान लो कि तारा यहां पर है, यहां पर क्या है अपना स्टार है, स्टार तारा है, यहां से क्या आ रही होगी, लाइट आ रही होगी, और आप खड़े हो, मान लो कि यहां पर खड़े हो, और आपको देखना है, वो देखना है मतलब दिखाई भी दे रहा होगा। तो बेसिकली होगा क्या, तो यहां क्या है भैया, रिफ्लेक्शन होने वाला है ना, यहां क्या होगा, रिफ्लेक्शन, ठीक है सर। तो ये होगा ऐसे आ गई होगी रे, आई रे। अब क्या होगा सर, अगर ये किसी एंगल पे आई तो, अगर एंगल पे आई तो सर जो नॉर्मल बनेगा, मान लेते हैं कि नॉर्मल है भैया, नॉर्मल तो अपन ठीक तरीके से बनेगा नहीं, इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो हो सकता है कि वो यहाँ सीधी चली जाए, जा सकती है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उससे जो रे निकली वो यहाँ तक भी तो जा सकती है, ऐसे जा सकती है। और जब वो तिरछी आएगी तो उसका नॉर्मल यहाँ बनेगा, और वो नॉर्मल की ओर मुड़ेगी। अरे मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी, जी सर मुड़ेगी, ये आदमी यहाँ खड़ा है मान लेते, तो उसकी तरफ मुड़ी वो थोड़ी मुड़ेगी, मतलब मुड़ेगी, यस और नो, जी सर। अब क्या होगा, हमें बेसिकली वो स्टार थोड़ी दिखाई देगा, क्योंकि इन रेज का क्या हो चुका है, रिफ्रेक्शन। और रिफ्रेक्शन किसकी वजह से हुआ, यहां मौजूद ए सब की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ। अगर ये चारों तरफ एटमॉस्फेयर है कि नहीं, तो उसमें क्या हो रहा है, बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहां डेंसिटी अलग हो सकती है, यहां डेंसिटी अलग हो सकती है। अरे एयर की डेंसिटी वैसे भी ऊपर जाने के साथ साथ कम ही होगी, सीधी सी बात है। हाँ सर, अगर ऐसा हो रहा है तो देखना ये यहां पर मुड़ी, कभी हो सकता है कम मुड़े, कभी ज्यादा मुड़े, क्योंकि वो सब कुछ डिपेंड करता है कि वहां पर डेंसिटी कितनी, और वो चीजें तो बदलती रहती हैं, और वो तुरंत तुरंत बदल रही हैं, हवा की स्पीड भी तो बदल सकती है, ठीक है सर। तो इसको लगता है कि ये लाइट यहां से आ रही है, इधर से, थोड़ी देर बाद में हो सकता है कि एक रिफ्लेक्शन यहां से हुआ और इसका नॉर्मल इधर है, तो नॉर्मल की ओर बैंड हो गई, ठीक है ना। ऐसे ऐसे अगर इसके आंखों तक पहुंच रही है तो बता रहा हूं मैं, लेकिन दो चार तो रे होंगी जो इसके आंखों तक पहुंच जाएंगी। ऐसे इधर से आ रहा था नॉर्मल, ये इधर मुड़ना चाहिए था, तो देखना इसको यहां लगेगा, और ये लगातार हो रहा है काम, ये क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो जहां पे दिखना चाहिए था वहां नहीं दिखाई देता, बेसिकली उसका इमेज है, और वो दूसरी जगह दिखाई देता, और वो बहुत ज्यादा दूर है, और इसने पता नहीं कितने ज्यादा रिफ्लेक्शन करे हैं इसके अंदर। और रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है, क्योंकि इतनी मोटी लेयर को चीरता हुआ आ रहा है, बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है।
और रिफ्रैक्शन होने के लिए चीजें कंटिन्यूस नहीं है, उसका मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूस नहीं है या कांस्टेंट नहीं है कि नहीं। यहां से यहां तक अगर कंटिन्यू रहता, एक जैसा रहता, तो मान लेते कि वो वहीं है, कि यहां दिखाई दे रहा है, तो अपन कहते हैं कि यहां पे इसका इमेज है, बस बात खत्म हो गई, कहीं दूर है। लेकिन अब क्या हो रहा है, कभी यहां इमेज बन रहा है, कभी वहां इमेज बन रहा है, कभी यहां बन रहा है, कभी वहां, इसलिए वो अलग अलग जगह इसलिए वो अलग अलग जगह दिखाई दे रहा है और लगता है कि वो क्या कर रहा है, टिमटिमा रहा है। क्या कर रहा है, टिमटिमा रहा है। और इंटेंसिटी भी अलग अलग होती है। कई बार आपकी आंखों में ठीक लाइट पहुंच रही है तो ज्यादा चमक दिखाई देगी, अगर कई बार आपकी आंखों में कम लाइट पहुंच रही है तो कम चमक दिखाई दे रही है। कम ज्यादा भी तो हो रही है इंटेंसिटी, जी सर। लेकिन अगर यहीं पर आपका प्लेनेट हुआ, जैसे आपका जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, कोई और भी हो, मार्स हो गया, वो ऐसे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे आपको, क्योंकि वो अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज है। क्लोज तो कहीं आप बोलोगे 5 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर, 20 लाख किलोमीटर क्लोज होता है क्या? हाँ, ये क्लोज ही है। इन सब में क्या है, क्लोज ही है। ये तो बहुत ज्यादा दूर है, 1 बिलियन लाइट ईयर दूर है। ये कितना दूर होता है भाई, बहुत दूर होता है, समझ रहे हो ना। अगर तुम लाइट की स्पीड से 1 साल तक चलते रहो, 1 साल नहीं है, 1 बिलियन साल तक चलते रहो, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हो उतना दूर है, तो वहां से लाइट को आने में 1 बिलियन ज्यादा से भी ज्यादा समय लग गया है साल का। तो वो आज तारा वहां है भी कि नहीं है पता नहीं है। अच्छा, ये भी है क्या? हाँ, ये भी है। चलिए, ये बात समझ आ गई होगी आपको कि कैसे वो टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे है ना। तो उसके आपको क्या दिखाई दे रहे, इमेज दिखाई दे रहे हैं, और इमेज अलग अलग जगह बन रहे हैं, इसलिए वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलो अब देखिए, जो आपका सनराइज होता है और सनसेट होता है, उसमें बेसिकली वो 2 मिनट एक्स्ट्रा होता है, 2 मिनट का ज्यादा हो जाता है। वो 2 मिनट सुबह भी ज्यादा होता है और 2 मिनट शाम में भी ज्यादा होता है। मतलब जब सूरज डूब गया, मतलब सनसेट हो गया, उसके 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है, और सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हमें दिखना शुरू हो जाता है। बेसिकली वो नहीं दिखता, उसका इमेज दिखना शुरू हो जाता है। और वो कैसे दिखता है उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो प्री सनराइज या पोस्ट सनसेट अगर अपन समझना चाहिए तो ये क्या है, अपनी अर्थ है, ठीक है जी। और यहां अपन छुटके से हैं, ये तो मैंने बहुत बड़ा दिखा दिया, लेकिन है कि नहीं। और यहां क्या है, अपना एटमॉस्फेयर है, बढ़िया तरीके से चारों तरफ है, मतलब एटमॉस्फेयर। और जब सूरज डूबने वाला है, तो डूबने का मतलब समझते हो क्या? डूबने का मतलब क्या है कि सर जो सन है वो अभी हमसे क्या चला गया, थोड़ा नीचे चला गया। अभी यहां है तो बिल्कुल दोपहर है, यहां है तो यहां डूबने वाला है, यहां उगने वाला है। ऐसा होता है ना, इधर से उगा फिर यहां जाके डूब गया, इस तरीके से। तो भी जैसे उगने वाला हो, डूबने वाला हो, एक चीज को समझ लीजिए तो दूसरी चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, मान लेते हैं कि अभी वो नीचे चला गया, यहां चला, और यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी एक रेज चली यहां से, ठीक है ना, और वो नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल उसका यहां बनेगा, तो वो नॉर्मल की ओर बैंड हो गई इधर। अब देखिए, वो नॉर्मल की ओर जैसे ही बैंड हुई ना, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाओ, और एक रे नहीं 2 रे को बढ़ा लो, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहां पर क्या बन जाता है, उसका इमेज बन जाता है। तो ये सन है एक्चुअल वाला, और ये सन है उसके इमेज वाला, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है। और अगर रिफ्रैक्शन हो गया तो आपको क्या दिखाई देगा, उसका इमेज ही दिखाई देगा, सीधी सी बात है। तो वो इमेज आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा दिखाई देता है, सुबह भी दिखाई देता है, पहले ही दिखाई देने लगता है कि सन नीचे है, उससे पहले उसका इमेज बन गया बढ़िया तरीके से, वो यहां दिखाई देने, डूब गया फिर भी उसका इमेज दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बात है। अच्छा, तो ये बात समझा गया ना, क्या बात है कि वो पहले और बाद में क्यों दिखाई देता है। इस तरीके से अगर एग्जाम में है तो डायग्राम बना देना, ठीक है ना। और कारण क्या है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारे क्या है, गैस है, उनकी लेयर्स है, उनमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, कम या ज्यादा समय तक दिखाई देता है। अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगला जो टॉपिक है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और ये लास्ट है अपना, ठीक है ना। तो निपटा देते हैं, ये भी एक इवेंट की तरह ही आप समझिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या होगा भैया प्रकाश का प्रकीर्णन? तो अपने एटमॉस्फेयर में क्या है, वही सारी चीजें जैसे अवेलेबल है। अगर आजकल आप सुबह सुबह अपने रूम में धूप आने देते हो और बहुत छोटे होल से आने देते हो, अगर बहुत ज्यादा छोटे होल से धूप आ रही है तो उसका पाथ आपको नहीं दिखाई देता कि हाँ इधर से आ रही है,
अगर नहीं दिखाई दे रहे तो कमरे के अंदर एक बार क्या करो, अच्छे से झाड़ू मार दो, से मतलब धुआं धुआं कर दो, थोड़ा सा झाड़ू मारो, या जो अपनी बेडशीट है उसको से झड़काओ। जैसे झड़काओगे तो उससे थोड़ी क्या निकलेगी, डस्ट निकलेगी, और उस डस्ट के अंदर आपको कोई पार्टिकल दिखाई दे, या डस्ट वाले पार्टिकल दिखाई दे जाएंगे। कुल मिलाकर पूरी की पूरी इसके अंदर क्या जो लाइट है उसका पाथ दिखाई दे रहा है पूरा पूरा ठीक तरीके से। हाँ, वरना हो सकता है कुछ भी नहीं दिखाई दे, आपको नहीं पता लगेगा इधर से लाइट जा रही है। अगर लेजर हो और मैं लाइट चालू कर दूं तो यहां पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, अनटिल और अनलेस मैं कुछ नीचे। तो अगर आपको ये पूरा पाथ दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। बेसिकली टिंडल इफेक्ट और कुछ नहीं है, यही है, ठीक है ना। इंग्लिश हिंदी में भी यही बोलते हैं, टिंडल प्रभाव, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो ये सॉल्यूशन बनाया है एक तरीके से, ये जो आपके एटमॉस्फेयर में सॉल्यूशन है उसको कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, कोलोइडल विलियन बोलते हैं। उसके अंदर बेसिकली पाथ ऑफ लाइट जो है, या लाइट का पाथ आपको ठीक तरीके से दिखाई दे जाता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाइट उसके अंदर क्या कर जाती है, स्कैटर कर जाती है। स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ सर? अब आप मोटा मोटा ये ध्यान में रखिए कि स्कैटरिंग का मतलब है कि लाइट का बिखर जाना एक तरीके से। होता कैसे? जैसे कोई बहुत छोटा पार्टिकल है और लाइट आई, इसके ऊपर आके गिरी, और जैसे ही इसके ऊपर गिरती है तो लाइट अलग अलग क्या हो जाती है, बिखर जाती है इस तरीके से। बढ़िया सर। तो ये अलग अलग क्या हो गई, बिखर गई। देखिए ये बिखरने में भी अलग अलग रंग हैं, इसके अंदर कितने रंग हैं, 7 रंग। सबसे ज्यादा वो वाली लाइट बिखरती है, या स्कैटरिंग की मात्रा उस वाली लाइट की ज्यादा होती है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। और सबसे कम किसकी होती है, वी यानी वायलेट की होती है। तो स्कैटरिंग का सबसे ज्यादा किसका होगा, वायलेट का होगा। सबसे कम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा रेड का, सबसे ज्यादा होगा वायलेट का, इंडिगो का, ब्लू का। इनका क्या होता है, ज्यादा ही होता है, और इनका क्या होता है, वैसे कम होता है। बात समझा कि ना? जी सर। सर टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट है भैया, आपके जो पाथ ऑफ लाइट है, प्रकाश का जो पथ है, वो अगर आपको दिखाई दे जाए तो क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। और वो कब होता है, जब पार्टिकल का साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। पार्टिकल का साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो इसके अंदर ऐसी इवेंट्स हो जाती हैं, ये सर नो, मतलब इसके अंदर क्या होता है, वो लाइट स्कैटर कर जाती है और आपको पाथ जो है लाइट का ठीक तरीके से दिखाई देता है। अगर आप सुबह सुबह नहाने जाओ और रोशनदान लगा हुआ है, उसके थ्रू अगर कोई होल है तो होल में से आती हुई लाइट आपको पहले नहीं दिखाई देगी, लेकिन आप गर्म पानी को रखो और ऐसे छिड़को फ्लोर के ऊपर, तो वहां से क्या निकलेगी, वेपर निकलेगी थोड़ी बहुत, और उसके अंदर बढ़िया तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा, वो पाथ ऑफ लाइट ठीक तरीके से दिखाई दे जाएगा, अन्यथा आपको दिखाई नहीं देगा। बात समझ आ रही? लेजर वाली लाइट है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रही, नीचे अगरबत्ती रख दीजिए, उसके धुएं के अंदर से आपको ठीक तरीके से दिखाई दे जाएगा। या गर्म कोई चीज रख दीजिए, उसके अंदर से भी दिख जाएगा। गर्म पानी रखो तो उसके अंदर से जो निकलने वाली भाप होगी वो भी ठीक ठाक क्या होती है, उसका साइज बड़ा होता है, तो उसमें भी दिखाई देता है, ठीक है ना। कुछ डस्ट है, डस्ट को आप बिखेर दीजिए, मतलब जो आपकी बेडशीट वगैरह है उसको झड़काइए, ठीक तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा भाई। ये सुनो, ये चीज आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई मेरे ख्याल से, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है। ओके, और उसको समझने के लिए मैं कई बार एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को समझाता हूं। आप क्या ले लीजिए, प्लेन मिरर ले लीजिए और उससे लाइट को कहीं पे मारिए, जहां जा रही होगी वो दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कि किसी दीवार के ऊपर गिरी, वहां दिखाई दे जाए, लेकिन उससे पहले आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। फिर मैं क्या करता हूं, ऐसे करता हूं, तो वहां वो दिखाई देता है। इसका मतलब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यही है टिंडल इफेक्ट। अगरबत्ती रख सकते हो, कुछ और धूल के कण रख सकते हो, वहां से आपको ये ठीक तरीके से ऑब्जर्व भी हो जाएगा। फिर से समझाते हैं, स्कैटरिंग क्या है भैया? स्कैटरिंग है लाइट का एक तरीके से बिखर जाना। सबसे ज्यादा कौन बिखरेगी, सबसे ज्यादा विबज्योर बिखरेगी, मतलब वी बिखरेगी। सबसे ज्यादा कौन बिखरेगी, वी बिखरेगी, और सबसे कम रेड बिखरेगी। इसी से 2 इवेंट निकल के आते हैं कि आपका जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है, स्काई जो है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो ये अपनी प्यारी सी अर्थ होगी, और इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो दिन के समय दिखाई देती है, सुबह और शाम नहीं दिखाई देता। सुबह शाम भी स्काई ब्लू दिखाई देता, सन का कलर जो है वो रेड क्यों दिखाई देता, वो समझते हैं। तो यहां क्या है भैया, सन है, ठीक है जी। अब सन है तो यहां से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, और इसके अंदर क्या आती है, बिखरी 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 बिखरी। सबसे ज्यादा कौन बिखरी भैया, सबसे ज्यादा वो बिखरेगी जिसकी वेवलेंथ कम है। कौन बिखरेगी, वॉयलेट। अच्छा, तो वॉयलेट बिखर गई। सर दिखाई तो वॉयलेट देनी चाहिए थी, या फिर इंडिगो दिखाई देती। ये तो तीसरे नंबर वाला दिखाई दे रहा है, हमें ब्लू दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ब्लू दिखाई दे रहा है। देखिए रीजन बताता हूं, आप एक रीजन तो ये सुन लीजिए कि जो अपनी आंखें होती है, हाँ इसका भी हुआ है, इसका भी हुआ है, इसका भी हुआ है, और कम हुआ है, इसका स्कैटरिंग क्या हुआ, ब्लू का कम हुआ है बजाय इसके, तो दिखाई ये देना चाहिए था, ये क्यों दिखाई दे दिया, यानी बिखरा हुआ है ना। अब बिखर गया, जो बिखर गया वही ज्यादा दिखाई देगा,
सीधी सी बात है। लेकिन ब्लू ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि अपनी जो आंखें होती हैं वो ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए है? ब्लू के लिए है, वॉयलेट और इंडिगो के लिए नहीं है। सर ज्यादा सेंसिटिव क्यों है? अगर वॉयलेट होगा तो मैं वॉयलेट देख लूंगा कि वॉयलेट है, अगर वॉयलेट और ब्लू को रखूंगा तो आपका ध्यान ज्यादातर ब्लू पर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव है। होती इसलिए है बिकॉज इनमें क्या होती है? इंटेंसिटी होती है भैया, इंटेंसिटी की मात्रा में। वो लाइट क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए कि फोटोन, अगर संख्या से बताऊं कि जैसे मान लीजिए इसके 100 फोटोन है, इसके 100 फोटोन, तो इसके 500 फोटोन हो, किसके? ब्लू वाली के। इसलिए आपको दिखाई कैसे देता है? ब्लू वाला। हाँ रेड के भी होंगे, लेकिन इनका तो क्या है, स्कैटरिंग कम हुआ है तो बिखरी कमी, इसलिए कम दिखाई देते हैं। क्या चीज समझ में आई भैया? कि सर जो सबसे ज्यादा बिखरता है वही दिखाई भी देता है। बिखरा कौन? यानी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसका हुआ? प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका हुआ? सर वायलेट का हुआ, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम है, इसलिए अपनी आंखों के लिए कम सेंसिटिव है। उसकी इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा दिखाई दे जाएगा। चलो ये चीज समझ में आ गई, बढ़िया सर। सर सुबह और शाम के टाइम क्या होता है? अब देखिए सुबह और शाम का टाइम आपका यहां पर होता है सन, तो इसको काफी लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। यहां तो क्या है, कम ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, यहां पर इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आना पड़ रहा है। हाँ सर ये बात तो है। जब ये आएगा तो यहां पे क्या हुआ? बिखर गया। कौन बिखरा? सारे के सारे बिखर गए। वॉयलेट बहुत ज्यादा बिखर गया, ब्लू बिखर गया, ब्लू बिखर गया, हाँ बिखर गया, लेकिन वो यहां तक पहुंचे ही नहीं। पहुंचा कौन? रेड, क्योंकि वो बिखरा कम था, स्कैटरिंग हुआ उसका, लेकिन उसका क्या हुआ? कम हुआ। तो पहुंचेगा कौन? रेड वाला पहुंचा। तो आपको दिखाई भी कैसा देगा? रेड दिखाएगा। सुबह और शाम के टाइम आपको क्या दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो कौन सा रंग पहुंचा है? रेड पहुंचा है। बाकी सबका क्या हो गया? स्कैटरिंग हो गया, वो बिखर के वहीं रह गए। ऐसा समझ सकते हो? ये बात समझा रही है ना? हाँ, तो उनका स्कैटरिंग होके वो वहीं रह गए और बाकी यहां पर पहुंच गए। क्लियर होगा ये डाउट भी? ठीक है, तो ये अपना प्यारा सा चैप्टर था और इसको आज हमने कंप्लीट भी कर लिया। जितने भी नेचुरल इवेंट्स हैं वो आप देखते जाइए और धीरे धीरे समझते जाइए। याद कितने दिन तक कर लोगे? जब सुबह शाम देख रहे हो तो उन चीजों एक बार अपने मन में ये प्रश्न खड़ा कर लीजिए कि मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। बस बात खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? बस सिंपल सी चीजें और कुछ भी नहीं है। और आई वाला जो सेक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको अलग रखा था, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।